साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। आज मैं योग की अगली सीरीज में अपने चैनल पर आपसे पुनः मुखातिब हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको योग के बारे में शुरुआती जानकारी दी थी कि योग क्या है और क्यों करना अच्छा है। मैं इसको आधुनिक विज्ञान से जोड़ने जा रहा हूँ। तो आशा है कहते हैं कि ये आपको नया और अच्छा महसूस होगा, आपको योग पर फेथ पैदा करेगा। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ये 2 भागों में हमारे शरीर में है। इसके पहला पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारे जीवन में उथल-पुथल होती है, तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, तो हमारे उस इमरजेंसी से निकालने के लिए हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन की रिलीज़ होती है। उसका नाम जैसे कार्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया इत्यादि। तो शरीर उस स्थिति से निकलने के लिए, हमारे शरीर की उस समस्या से निकलने के लिए, स्ट्रेस से निकलने के लिए शरीर हमारा तैयार होता है इन हार्मोन्स की प्रेजेंस में। और उस स्ट्रेस से निकलने के लिए जो तनाव आया है, या तो हम उससे जूझेंगे या भागेंगे, फाइट करेंगे या फ्लाई करेंगे, फ्लाइट मोड में आ जाएंगे। तो इसमें हमको लड़ने के लिए या भागने के लिए हमारे पास मांसपेशियों में खून दौड़ान अच्छी होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, सांस की दर बढ़नी चाहिए ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मिल सके। और कहते हैं कि ब्लड प्रेशर उससे बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, शुगर की ज़रूरत होगी तो ब्लड शुगर का लेवल थोड़ा हाइड हो जाएगा। एनर्जी डिमांड बढ़ने के लिए कहते हैं कि इंक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाएगी लार्जर मसल्स में, और ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने लगेगी और हमारी सांस की दर बढ़ जाएगी। इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो आप देखेंगे कि अचानक दौड़ना पड़े, कुत्ता दौड़ा ले या कोई भी समस्या हो, तो आपकी ये सब चीज़ें परिवर्तन शरीर में होने लगते हैं। और इस तरह से आप उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं, तो धीमे धीमे आप बेसल पे आ जाते हैं। तो जो सामान्य स्थिति में जब आपको कोई तनाव नहीं है, मन प्रसन्न है, स्वस्थ है, तो जो सामान्य स्थिति में नर्वस सिस्टम काम करता है वो पैरासिम्पैथेटिक है। ये इसका उल्टा है। अर्थात सामान्य स्थिति में आपका एक आधारभूत हार्ट रेट होता है, आधारभूत एक आपका ब्लड प्रेशर होता है, आपकी एक आधारभूत मिनिमम ज़रूरतें होती हैं ऑक्सीजन के स्तर पर। ऑक्सीजन के स्तर पर उस रेट पे सब लोग आ जाते हैं, सांस की दर भी एक निश्चित रेट पे आ जाती है। और इस समय आपके खून के दौरान लार्ज मसल्स से हट करके मेजॉरिटी जो जाने लगी थी स्ट्रेस पे, अब वो उन बेसिक ऑर्गन पे जाने लगती है जहाँ पर आपका जैसे इंटेस्टाइन है, जहाँ पे आपका खाना का पाचन हो रहा है, और कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे आपका चला जाता है, जो आपका रेस्ट, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन के सिस्टम है, रिलैक्सेशन की स्थिति में आपको ज़रूरत के हैं। तो ये फेज ऑफ रेस्ट एंड डाइजेशन या रिलैक्सेशन हो गया। तो ये सिस्टम जितना काम करता है उतना हम शांत रहते हैं, जितना हम तनाव में जाते हैं उतना हमारा सिम्पैथेटिक काम करता है। तो हमें ज़रूरत क्या है योग से? अगर हम अपने जीवन में योग के सहारे या अपने विचार में परिवर्तन करके अगर हम पैरासिम्पैथेटिक को डोमिनेट करके रखें, तो हमारे पास तनाव की स्थिति नहीं आएगी। और जितना देर तक हम तनाव की स्थिति में रहेंगे, उतना ही हमारे को ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी या अन्य क्रॉनिक बीमारियाँ या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने के डर रहेंगे। अब इसको पाया कैसे जाए, योग कैसे हमको देता है? तो प्रैक्टिकली आप समझ लीजिए कि योग आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ये कैसे करता है कि योग की ज़्यादातर जो प्रक्रियाएं हैं, अभी मैं इनका नाम बताऊंगा, ये जो है आपके कहते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाती है। कुछ एक को छोड़ करके, जैसे कपालभाति है या सूर्य नमस्कार है या सांस रोकना है भर करके, ये सब आपके सिम्पैथेटिक सिस्टम को बढ़ाती है। अगर इसके अलावा जितनी आपकी प्रक्रियाएं हैं उनको हम अभी नाम भी लेंगे, तो ये पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कई नर्व्स होती हैं। हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 12 क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं उसमें से 10वीं होती है वैगस नर्व। वैगस जो है लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड से ये आकर के इसका मतलब होता है वंडरिंग। मतलब वैगस नर्व का चेहरे से लेकर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, चेहरे की
मांसपेशियों को गले में, लैरिंक्स पर, हार्ट पर, लंग्स पर, इंटेस्टाइन पर, डायफ्राम पर, लीवर पर, स्प्लीन पर, पैंक्रियाज पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, सब पर इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो अगर वैगस नर्व जो 80% से ज़्यादा पैरासिम्पैथिक नर्व्स को ले जाती है, अगर वो स्टिमुलेट कर ले जाएं तो कहते हैं कि हम पैरासिम्पैथिक डोमिनेंस की स्थिति में रहेंगे। और इसको वैगस नर्व पैरासिम्पैथिक के लिए हमने बताया कि पैरासिम्पैथिक अगर कहते हैं कि जो अगर स्टिमुलेट होगी तो इमोशनल और फिजिकल हेल्थ आपकी बेहतर हो जाएगी। ये ब्रेन स्टेम से कहते हैं कि नीचे तक जाती है, ये मैं बता ही चुका हूँ। और कहते हैं कि ये बेसिक तथ्य है कि अगर आपका पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेट रहेगा तो सिम्पैथेटिक डाउन रहेगा। जैसा आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग इनबॉर्न बाय बर्थ थोड़ा सा शांत किस्म के होते हैं, उनका पैरासिम्पैथिक डोमिनेंट बना रहता है। और कुछ लोग बचपन से ही जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनका सिम्पैथेटिक डोमिनेंट रहता है। तो इनबॉर्न अगर नहीं भी मिला है तो आप इसको जागृत होकर के योग के सहारे आप वैगस को स्टिमुलेटरी फेज में बनाए रख सकते हैं, पैरासिम्पैथिक को जागृत किए सकते हैं, स्टिमुलेट किए रह सकते हैं। तो ये आपको आपकी बॉडी और माइंड को काम करता है, शांत करता है। और सबसे बड़ी बात, पैरासिम्पैथिक अगर डोमिनेट करता है तो आपको ऑटोनॉमिक सिस्टम के पैरासिम्पैथिक को जब स्टिमुलेट करते हैं तो जो ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्थिति है उसको भी ये सप्रेस करता है। तो इस तरह से कहते हैं कि वैगस को स्टिमुलेशन बड़ा ही फ़ायदेमंद है। और एक यहाँ पे जानकारी है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की। जब हम लंबी सांस अंदर भरते हैं तो हार्ट रेट हल्का सा बढ़ा होता है उसके मुकाबले जब हम सांस बाहर करते हैं, तो ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है। अगर हम अपने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ा ले जाए तो कहते हैं कि हमको पैरासिम्पैथिक हमारा अच्छा काम कर रहा है ये माना जाएगा। तभी हो सकता है जब हमारा एक्सपायटरी फेज बढ़े। एक्सपायटरी फेज बढ़ेगा तो हार्ट रेट और कम होगी, तो जो हमारी एक्सपायरेशन के दौरान हार्ट रेट है उसके मुकाबले अगर हम बढ़ा लेंगे तो हम कहते हैं कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और हम इसमें पैरासिम्पैथिक को आगे बढ़ा सकते हैं कि ये जागृत रहे। इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान, जिसको हम प्राणायाम भी कह सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हम कहते हैं कि एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा और डायफ्राम के सहायता से करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हम चाहे प्राणायाम की मुद्रा लेकर के और चाहे शांत ऐसे बैठ करके, अगर हम धीमी लंबी गहरी सांस छाती में भरते हैं, एक लय से भरते हैं और उसके बाद सांस को बाहर करते हैं। बाहर करने के लिए अगर हम पर्स डिप कर दें, होंठ को गोल इस तरह से गोल करके सांस बाहर निकालें और इसका बाहर निकालने वाली सांस का 80% पर्स डिप से पर्स की तरह मुंह गोल करके ये और 20 लास्ट के 20% अपनी नाक से निकालें तो हम एक्सपायटरी फेज को बढ़ा सकते हैं। और एक्सपायटरी फेज को अगर हम एक्सपायटरी के मुकाबले 1.5 से 2 गुना कर ले जाते हैं या और ज़्यादा कर ले जाते हैं तो हमको इसका फ़ायदा मिलता है कि हमारा पैरासिम्पैथिक पहले से बेहतर होता है। और यही डीप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अगर हम इसको लंग के पेशेंट्स में कराएं, जैसे कहते हैं कि COPD का पेशेंट हो गया और अभी आप कोरोना में लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हो गए, तो ये जो है आपके कहते हैं कि फेफड़े की क्षमता को बढ़ाता है। एक शब्द होता है टाइडल वॉल्यूम। सामान्य स्थिति में सामान्य अंतः शोषण मतलब इंस्पायरेशन में या बाह्य शोषण अर्थात एक्सपायरेशन में जितनी हम वायु लेते या निकालते हैं वो एक टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और टाइडल वॉल्यूम सामान्य हेल्दी एडल्ट में 500 ml का होता है। तो सामान्यतः हम सामान्य सांस की जो है 500 ml की मात्रा में ले अंदर और बाहर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते रहें और अब धीमे धीमे हमारी आदतन हम कहते हैं कि इसको अपने सामान्य काम में भी लंबी गहरी सांस भरने की आदि बन जाए, हमारी टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, 500 ml से ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी सामान्य क्षमता भी बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ जाता है, हमारी इंडोरेंस बढ़ जाता है और कहते हैं कि ये हमारी जो लंग फंक्शन है इस तरह से इम्प्रूव कर जाता है। साथ में टोटल लंग कैपेसिटी उसको कहते हैं
कि जब हम अपने सांस की जब हम पूरी सांस बाहर निकाल दें और उसके बाद धीमी लंबी गहरी सांस ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा फेफड़ा को फैला सकते हैं उतना फैला दें, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। पूरी सांस निकालने के बाद पूरी लगातार अगर हम मैक्सिमम सांस भर लें पूरी कैपेसिटी के साथ, तो हम कहेंगे कि जो अब वॉल्यूम एयर का हमारे अंदर है वो टोटल लंग कैपेसिटी है। और ये हमारी पूरी क्षमता, दोनों क्षमताएं टाइडल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी दोनों ही हमारी बेहतर होती हैं। साथ में इसमें जो है अगर हमको बलगम आ रहा है और जो हम सांस बाहर निकालें, तो अगर हम लास्ट में सांस निकालने में इस तरह से निकालते हैं तो बलगम भी बाहर आ सकता है और जो गैस एक्सचेंज एलुलाई के स्तर पे होता है वो भी बेहतर हो जाता है। अगर हम इतना करते हैं तो हमारा कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहलाती है और ये चाहे लंग फाइब्रोसिस हो चाहे सीओपीडी हो, सब में बेहतर रिजल्ट देती है। तो पहली बड़ी एक्सरसाइज हमने आपको बताई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपने सांस भरते वक्त ध्यान दिया था कि चेस्ट और पेट दोनों बाहर आए थे और फिर आपने बिना सांस रोके आपने 80% बस लिप से और 20% नाक से निकाला था और आपने इंस्पायरेशन से एक्सपायरेशन का फेस 1.5-2 गुना या उससे ज़्यादा का रेशियो डिफरेंस रखा था। तो आपका इससे पैरासिम्पैथिक सिस्टम बढ़ता है। अगर आपने पोस्चर प्राणायाम का बना रखा है तो आपका और अच्छा होगा। और ये जो है इससे क्या होता है कि जो अगर राइट साइड से आप भरते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है और लेफ्ट साइड से भरते निकालते हैं तो अपोजिट हाफ का ब्रेन एक्टिवेट होता है। इसके साथ साथ आपको जो और व्यायाम प्राणायाम आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं पैरासिम्पैथिक, जैसे मैंने बतलाया कि आपके चेहरे पर वैगस गई होती है, तो अगर आप स्माइली फेस बनाए रखेंगे या लाफ्टर थेरेपी करेंगे तो वहाँ से वैगस स्टिमुलेट होगी। अगर आप आँख के स्तर पे देखें, आँख जो है अगर आप स्टिमुलेट करें तो आँखों कार्डियक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। मतलब आँख को अगर आप अपने, जैसे आपने देखा होगा यज्ञ हवन में और किसी में हमेशा आपको योग पुरुष ऐसे कराते हैं कि आप गर्म कीजिए हाथ और आँख पर हल्का सा दबाव डालिए। जब ये हल्का दबाव डालते हैं तो आप पाते हैं, कहते हैं कि आकुलो कार्डियक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। ये भी पैरासिम्पैथिक सिस्टम का एक पार्ट है और इससे आपको जो मन की शांति आती है और ये एस्टिमेशन होता है तो आपका हार्ट रेट पहले से डाउन होता है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो हार्ट आपका अच्छा होने लगता है। इसी पे आँख की दूसरी है एक्सरसाइज की, जो आप आँख को आपको बताया था कि आँख एक्सरसाइज करिए, इधर एक्सरसाइज करिए, ऊपर देखिए नीचे देखिए। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो भी कहते हैं कि वैगस नर्व स्टिमुलेट होती है, क्योंकि जो इस मूवमेंट से वर्टिब्रल आर्टरी से स्टिमुलेशन जाता है वैगस नर्व को और ये एक्टिवेट होता है। फेस के बाद आता है कहते हैं कि आपका लैरिंग्स में जो वैगस नर्व का हिस्सा होता है, ब्रांचेस गई होती हैं, उनको स्टिमुलेट करने के लिए आपको उज्जाई प्राणायाम सीखना होगा। मंत्र का पाठ कर सकते हैं आवाज़ द्वारा, और एकदम मन में नहीं, मन के बजाय अगर आप बोल के करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे तो आपको कहते हैं कि फ़ायदा मिलेगा। या हमिंग करेंगे जिसको आप भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, या कीर्तन करेंगे, गाएंगे अच्छी चीज़ें, तो आपका प्राणायाम होगा, लैरिंग्स स्टिमुलेट होगी वहाँ पर और आपको आराम मिलेगा। भ्रामरी से एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे शरीर में हमारी ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए और दूसरे सिस्टम्स की हेल्थ के लिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है और समय के साथ उसमें कमी आने लगती है हेल्थ में, और नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे बड़ा काम होता है वैसोडायलेशन का, मतलब खून की को फैलाने का। खून की फैली रहती हैं, तनाव में नहीं रहती हैं, रक्त प्रवाह अच्छा रहता है, प्रेशर डाउन रहता है, सामान्य रहता है। अगर ये चीज़ कमी होने लगती है, स्ट्रेस हार्मोन्स के बार बार निकलते तनाव में रहते तो आपको ये चीज़ें नाइट्रिक ऑक्साइड कमी होने लगती है और कहते हैं कि ब्लड प्रेशर डोन में आ जाती है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड को आप भ्रामरी प्राणायाम से बढ़ा सकते हैं। मन शांत करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर पहले के मुकाबले कम होगा। और फिर आती है बात स्कंध चालन, कंधे का चालन भी आपका
मूवमेंट अच्छा करता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप इस तरह से कंधे का चालू करते हैं और जब आप बाहर करते हैं तो सांस अंदर भरते हुए चिन को उठाते हुए घुमाते हैं, तो आप पाएंगे, कहते हैं कि चेस्ट आपकी जब खुलती है और ये पूरा चिन ऊपर जाता है तो आपका हार्ट में जा रही वेगस नर्व को स्टिमुलेशन मिलता है। तो आपको ये मिलता है। सबसे पहला जो हमने डिफिनेंस का बताया कि वो फेफड़े के लिए थी, ये बताया आपको हार्ट के लिए, बताया आपको लैरिंक्स के लिए, बताया आँख के लिए, और फेशियल मसल्स के लिए आपको बताया कि आप मुस्कुराइए और हंसिए। इसी के सिलसिले में अगला व्यायाम है जो ब्रेस्ट को बढ़ाता है, उसका नाम है वीरभद्रासन। ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके अंदर खड़े होकर के आपको वॉरियर की पोज लेनी पड़ती है। फिर आपको मार्जरी आसन आता है। इसके अंदर बिल्ली जैसा आपको स्ट्रक्चर बना करके काऊ बिल्ली पोज कह लीजिए, मार्जरी आसन कह लीजिए, वो आपको बनाना पड़ता है। उसको आपको बना करके सीखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आप परिवृत्त आसन करें। परिवृत्त आसन में क्या होता है कि आपको सुखासन में बैठ जाना है और कहते हैं कि हाथ अपने अपोजिट हैंड को कहते हैं लेफ्ट थाई पे, घुटने पे हाथ रखना है, राइट वाले को लेफ्ट नी पे रखना है और उसको जो है लेफ्ट साइड में आपको कमर से ट्विस्ट कर जाना है और 5 सेकंड के लिए बने रहना है। तो ये है परिवृत्तासन। इससे आपकी वेगस स्टिमुलेट होती है। जो हमने मार्जरी आसन बताया था उससे आपके एब्डामन की में सप्लाई करने वाली वेगस स्टिमुलेट होती है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। और कहते हैं कि अगर आप फेस की वेगस को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो ठंडे पानी से मुँह पे आप स्प्लैश कर सकते हैं, छींटे मार सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बहुत तनाव में होता है, गुस्से में होता है, चिड़चिड़ा रहा होता है, तो ऐसे कहते हैं लोग कि ठंडा पानी पिलाओ, मुँह पे छींटे मार दो, तो ये इस आपके मन को शांत करता है। अगर कहते हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो भी कहते हैं कि आपकी वेगस स्टिमुलेट होती है। इसलिए व्रत रखना अच्छी बात है कि आप बीच बीच में खाने को छोड़ें या अल्टरनेशन डाइट करें, रसाहार पे रहें, तो आपको इसका भी फ़ायदा मिलता है वेगस नर्व का। और इसीलिए शायद व्रत की परंपरा, उपवास की परंपरा हमारे पूर्वजों ने रखी होगी, जिससे आप स्वस्थ रहें। और प्रोबायोटिक्स का उपयोग कहा गया था कि दही जो है कलयुग का अमृत है, तो जिसमें प्रोबायोटिक्स है, अगर वो आपके आहार में अच्छे हैं तो भी आपकी वेगस स्टिमुलेट होती है। और आखिरी में तो निद्रा, योग निद्रा तो आपके मेडिटेशन के लिए अच्छी है ही है। और कहते हैं कि जो मेडिटेशन का एक और रूप है जिसमें आप शांत मन से अपने से प्यार करते हैं, अपने विचारों से अपने को देखते हैं कि हम अपने को लव कर रहे हैं, अपने को कोस नहीं रहे हैं, अपने के ऊपर चिड़चिड़ा नहीं रहे हैं, अपने को गुस्सा नहीं कर रहे हैं, और उसी प्यार को बढ़ाते हुए अपने परिजनों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवार से बाहर समाज को, समाज के ऊपर अपने देश को, जब आप एक लविंग मोड में देखते हैं, काइंडनेस के मोड से देखते हैं, आपके अंदर करुणा का जब भाव उठता है, ये भी आपकी वेगस को स्टिमुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपको शांत करता है, आपको आपकी अच्छी अभिरुचियों को बढ़ाता है। तो अगर आप योग करते हैं, इन आसनों को करते हैं, इन प्राणायामों को करते हैं, इन मेडिटेशंस को करते हैं, तो अवश्य रूप में आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा। अगर आप यम, नियम, प्राणायाम, आसन सब करते हैं तो आपके अंदर कहते हैं कि सुधार ना हो, आपके जीवन में आपके संस्कारों में सुधार ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि यम जो है आपकी मॉरल वैल्यूज़ के लिए है और कहते हैं कि वर्चूज़ के लिए नियम है, वहीं से आपके मॉरलिटी, आपकी नैतिकता और आपके जीवन में सुधार शुरू होता है। साथियों, यहाँ पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको योग के प्रति अभिरुचि जरूर पैदा हुई होगी। योग करें, स्वस्थ रहें। मैंने इसको मॉडर्न साइंस से भी जोड़ा है और वाकई आपको जो भी आप कर सकते हैं करें। आसन आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हैं, प्राणायाम आपकी लाइफ के लिए हैं, मन से लेकर के तन तक आपके शांत करने के लिए हैं, और इनको अवश्य करें और इसके लाभ को महसूस करते हुए अपने परिजनों को कराएं, परिवारजनों को कराएं और अपने ज्ञान को
दूसरे लोगों को भी दें ताकि सब स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कल्याण हो।